बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और आज तीसरा रोज़ है नई निगरान हुकूमत जो है वो कायम हो चुकी है। और निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब ने अपनी सरकारी और पॉलिटिकल मीटिंग्स शुरू कर रखी हैं। ताहम अभी तक वफाकी काबीना का ऐलान नहीं हुआ। इस हवाले से पस मंज़र में सलाह मशवरे चल रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवारान हैं जो वजारत ख़जाना के उम्मीदवार हैं, वजारत ख़ारजा के हैं, इसी तरह वजारत इत्तलात और दीगर वजारतों के लिए मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं। और अभी तक ये बात सामने आ रही है कि निगरान हुकूमत का वाहिद मैंडेट जो है वो आम इंतखाबात का इनेकाद है। और इसके ऊपर पूरी कौम की बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन, सफारतकार, इंटरनेशनल मीडिया। और क्या सराहियाँ ये हो रही हैं कि क्या ये निगरान हुकूमत 90 दिन से आगे भी जा सकती है। और इस हवाले से क्या सराहियाँ बहुत ज़ोर पकड़ रही हैं। पंजाब का और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, आगे कौन सी बड़ी बड़ी सियासी तब्दीलियाँ होंगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री है, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एक मरतबा फिर बड़ा ज़ोरदार मार्का मारने में कामयाब हो जाएगी। इन तमाम तर अमूर पर बात करने के लिए आज हमारी वन ऑन वन गुफ्तगू है मद्दे मुकाबिल में पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तवील ताल्लुक़ और माजी में बहुत अहम तरीन सियासी ओहदों पर फायज़ रहने वाले सैयद फैसल सालेह हयात साहब। सैयद फैसल सालेह हयात साहब, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी मतीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आपके नाज़रीन को भी मेरा सलाम पेश हो। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में आज मदऊ किया। जी फैज़ल साहब, जिस तरह मैंने अभी बताया कि निगरान हुकूमत का आज तीसरा दिन मुकम्मल हो चुका है। पूरी कौम की नज़रें कि निगरान हुकूमत बर वक्त इंतखाबात कराएगी। आइन और कानून के तहत 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना चाहिए। इंतखाबात से मतलब जो भी इशूज़ हैं, डिलिमिटेशंस, वो अपनी जगह पे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि चूँकि कौम ये सुनने के मुंतज़र है और आप सियासी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि क्या निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत से आगे भी जा सकती है, कोई अगर ऐसे इलेक्शन से रिलेटेड इशूज़ हैं, और अगर आगे जा सकती है तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? मतीन साहब, आपकी अपनी भी एक बहुत ही तवील और गहरी नज़र रही है हमारे पिछले कई दहाइयों की सियासत पे। और उसी के हवाले से मैं अपना जवाब देना चाहूँगा। 1988 में अगर आप वापस चले जाएं, तकरीबन 35 साल होने वाले हैं। उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक ने असम्बलियाँ जो उसने खुद ही उन्होंने जो इलेक्शन करवा के 85 में बनाई थी, उनको तहलील कर दिया। जी, गालबन ये मई की बात है, मई के एंड की बात है, 88 की बात है। अब आइन उस वक्त भी वही था जो आज है इस हवाले से कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाने थे। तो अगस्त के आखिर तक इलेक्शन वो होने थे। हुआ क्या जी, वो इलेक्शन जाके हुए उस वक्त नवंबर में। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा उस वक्त की जो आई थिंक PML जुनेजो लीग थी या ये उसका नाम था, उनके भी फैक्शन बन गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, बड़ा अजीब गरीब फैसला था कि उन्होंने कहा जी, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि जो जनरल ज़ियाउल हक का इक़दाम है उस वक्त की असम्बली तोड़ने का, वो गैर आइनी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि चूँकि असम्बली अब ख़त्म हो चुकी है तो अब इलेक्शन जो होने वाले हैं वो आगे वो हम उसको अलाउ करते हैं और करवाए जाएं। उनको अलाउ कर दिया और वो 6 महीने के बाद इलेक्शन हो गए। जी अच्छा, अब वो आइन के तो वो भी खिलाफ वर्जी थी। अभी अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके अब आ जाता हूँ आज के कॉन्टेक्स्ट में, मौजूदा हालात। 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हुई। अब दोनों के इलेक्शन जो थे वो 90 दिन में होने चाहिए थे असली तौर पे। यहाँ भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि पिक एंड चूज़ करके एक सूबा पंजाब के असम्बली के बारे में उन्होंने
एक ऑर्डर पास कर दिया, जबकि वही ऑर्डर उसी का इतलाक उसी तरीके से, उसी कानून, उसी आइन के तहत KPK के असम्बली में भी होता था, उसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की। और आगे चल के आपने देखा उस ऑर्डर का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या बना। कहने का मकसद ये है, जिन हालात में हम रह रहे हैं, एक तो है जी कानून आइन और आइन, बिल्कुल, और दूसरा है जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन जिसके साथ आप रोज़मर्रा के हवाले से आप डील करते हैं। ट्रू। तो उस हवाले से हमें किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। देखिए एकेडमिकली तो हम बेपना डिस्कशनें कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, हाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या उसका होता है, एंड ऑफ द रिजल्ट उसका हल क्या होता है। ये बताइए 14 मई का इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी, आज अगस्त होने वाला है, 3 महीने गुजरने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या, कुछ भी नहीं किया। सो बात यह है कि अगर अब आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो असेंबली तहलील की गई हैं, अब ये नवंबर में इलेक्शन इनके होने चाहिए, गलबन कट ऑफ डेट इनकी 9 या 10 नवंबर होनी चाहिए। लेकिन अब ये तो एक आइडियल, एक आइन के तहत सिचुएशन बनती है जी, बिल्कुल, जिसको आप बिल्कुल एक वो कह रहे हैं ना जी, एक डब्बे में बंद करके, एक आयरन क्लैड एक उसको बंद करके कहते हैं जी ये आइन है, इससे आगे हमने 1 सेकंड भी नहीं जाना। लेकिन जिस तरह हालात जा रहे हैं, और अभी हमें खबरें ये नज़र आ रही हैं, मिल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि असल इदारा है इलेक्शन करवाने के हवाले से, सारी पावर्स उनके पास हैं, बिल्कुल, उन्होंने हल्का बंदियों के हवाले से अभी फैसले करने हैं। अगर हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने फैसले करने का ये फैसला फाइनलाइज कर लिया, तो फिर तो कोई भी सूरत मुझे नज़र नहीं आती 90 दिन में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप डिलिमिटेशन नहीं करें, आप फास्ट ट्रैक पे भी लगा लें उसको, ये मुमकिन नहीं है। तो लामाला ये इलेक्शन जो है 90 दिन से आगे जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि आगे कितना आगे जाते हैं, क्या जिस तरह कहा जाता है फरवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, या फिर इससे आगे भी जाते हैं। अब ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त आप जो मैं देख रहा हूँ, और मेरा जो पिछला तजर्बा है, फ्रैंकली मैं इस वक्त मेरा सियासी जो नज़रिया है और जो मेरा सियासी सोच है, बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आता कि इलेक्शन कोई जल्दी होते हुए मुझे वो दिखाई देते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। आई डोंट नो आपके प्रोग्राम में इतना वक्त होगा कि नहीं होगा हम उसको डिस्कस कर सकें, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शंस के इनकाद पर। जी अच्छा फैसल सालेयात साहब, क्या पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें हैं, फिर कराची में MQM है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, ANP है, और उसके साथ और दीगर बड़ी जमातें, और एक नई जमात भी सामने आ चुकी। ये इतनी बड़ी जो आपने एक सिनारियो सामने रखा है, ये सियासी जमातों के लिए, चूँकि इलेक्शन और सियासी जमातें आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं, और आपने 88 का भी रेफरेंस दिया, तो एक मरतबा गैर जमाती बुनियादों पर वो असम्बली आई थी, और फिर जमाती बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत अहम है, उनका क्या मुमकिन रिएक्शन हो सकता है, वही चीज़ कबूल कर लेंगी? इस वक्त जो देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वक्त हमारे जो मारूजी हालात हैं उसमें पोलराइजेशन, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो हमारी इस सियासत में बहुत अरसे से चली आ रही है। बिल्कुल। लेकिन पिछले 4-5 सालों में इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक नया रंग इसने ले ली है, जो पहले देखने में कभी नहीं आया, और वो है ज़ातियात की सियासत, ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती जिसको आप, मेरे पास अब और लफ्ज़ नहीं आ रहा, जिसको आप आम अल्फाज में हम कीना कहते हैं, कीना, बिल्कुल, जो एक दूसरे के साथ बुग्स, और वो इस हद तक कि एक दूसरे के साथ बैठना भी हम पसंद नहीं करते। अब आपके सामने भी मिसाल है, 3.25 साल इमरान खान रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी, और उन्होंने ये किसी से छुपा के बात नहीं रखी। उन्होंने कहा जी ना मैं अपोजिशन से, मतलब अपोजिशन छोड़ के किसी जमात से ना मैं हाथ मिलाऊंगा, ना मैं बात करूंगा। अब ये सियासत तो अपनी नौयत की एक अजीबोगरीब है, देखने में आई है ना, बातचीत, डायलॉग तो आप सियासत अगर आपने जी बिल्कुल, आपने अगर सियासत करनी है,
और सियासत का मकसद ही डायलॉग है। बिल्कुल। और सियासत किसको कहते हैं? अगर आप उससे पीछे हट जाएं तो अब कहने का मकसद ये है कि ये एक नया एलिमेंट सियासत में जो आ चुका है, इससे तमाम सियासी जमातें जो हैं जो पीटीआई से हटकर हैं, वो तमाम की तमाम उससे हिट हुई हैं। और उसमें वो जमातें भी शामिल हैं जो कि माजी में इमरान खान की पीटीआई के साथ कोalition गवर्नमेंट में भी रही हैं, जो कि उनसे निकल गए बाहर। और वो तमाम के तमाम जो हैं वो ज़ख्म खुर्दा हैं। अब इस सिनेरियो को जब आप देखते हैं तो अगर इलेक्शन फ़र्ज़ कीजिएगा, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, एक प्रिजम्पटिव बेसिस पे, अगर इलेक्शन नहीं होते जी तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन, आई थिंक वो पार्टी जो से आएगा। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो रिएक्शन आता है वो ज़रूर आएगा, क्योंकि हर पार्टी ने अपना पॉलिटिकल रिकॉर्ड भी दुरुस्त करना होता है। तो वो कहेंगे ताकि कल को हम कह सकें, कल हमसे पूछा जाए कि जी हमने तो ये असूली स्टैंड लिया था। लेकिन मेरे नज़दीक जी तमाम पार्टी जो हैं उनका इतना शदीद रद्दअमल, पीटीआई के मासवाए तमाम का रद्दअमल इतना शदीद नहीं होगा अगर इलेक्शन पोस्टपोन भी हो जाएं, जितना कि आम तौर पर यह तासुर पैदा किया जा रहा है या जो कि हम समझते हैं। और उसकी वजह यही है कि पीटीआई ने जो नफ़रत बोई है सियासत में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में और हमारे इस सिस्टम में, आज हम उसी को सामने फेस कर रहे हैं। उसी के जो इम्प्लिकेशंस हैं, रिपरकशंस हैं, हम उन्हीं को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसी हवाले से आज हमारी सियासत जो है, एक किस्म की हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसने एक किस्म की बैक सीट ले ली है। हाँ, तकसीम भी और आप समझ गया ना, फ्रंट पे और चीज़ आ गई जी। तकसीम तो बहुत हो गई है, बहुत तकसीम हो चुकी है। जो मैंने आपको पहले अर्ज किया, पोलराइजेशन, हाइटेंड पोलराइजेशन है हमारी सोसाइटी में। जी, तो अब आप क्या समझते हैं, अब जिस तरीके से पीटीआई के सरबराह इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें सज़ा भी दी जा रही है और मीडिया के ऊपर उनके आने पर पाबंदी है, तो ये जो बड़ा अहम नुक्ता आपने ये हाईलाइट किया है कि ये तलखी, ये बोग्स, ये कीना, ये नफ़रत, ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि माहौल में वो जो तलखी और वो जो सारी चीज़ें थी कुछ बतदरीज कम हो रही है। अगर आप पूछिए, क्योंकि मेरा इमरान खान से एक ताल्लुक भी है माजी का, बहुत अरसे का, एक ज़ाती साजिश से हटकर, मुझे बहुत ही मायूसी हुई, ज़ाती मायूसी मुझे हुई कि उनको देखकर कि हम समझते, एटलीस्ट मैं समझता था कि जब आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं जो क्या, बहुत ही मायूसी हुई, ज़ाती तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मायूसी मुझे हुई कि उनको देखकर कि हम समझते, एटलीस्ट मैं समझता था कि जब आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं जो कि अब देखिए इससे बड़ी पोजीशन और क्या है, पॉलिटिकल पोजीशन पाकिस्तान में आप बन गए हैं। अब जिस तरीके से भी बने आप, ठीक है, इसमें कोई शक, उसका जो धांधली की गई 88 में, सॉरी ये 2018 में, और सबसे बड़ा उसका शिकार तो मैं खुद, जी 18 में सबसे बड़ा उसका शिकार तो मैं खुद रहा हूँ कि मुझे 1,19,000 वोट पड़े, 13,000 वोट मेरे रिजेक्ट कर दिए गए और 400 वोटों से पीटीआई के कैंडिडेट को धांधली से जितवा दिया गया। तो मैं खुद उसका एक विक्टिम रहा हूँ। लेकिन वो अपनी जगह बात है, बट मैं समझता था कि इमरान खान अपनी ज़ात से अपने आप को बुलंद रईस करने के काबिल हो जाएंगे। उनकी एक पास्ट रहा है कि उन्होंने अपनी पास्ट में उनकी एरोगेंस, उनका ईगो, उनकी ये सारी चीज़ें जो थी, उनकी हट धर्मी जिद उनके साथ रही है। क्रिकेट खेलते रहे, बाकी जगह करते रहे, लेकिन जब आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं, बड़ी तब्दीली आती है, तो फिर आप अपने आप को मेंटली भी और साइकोलॉजिकली एलिवेट करते हैं, वो नहीं कर सके। वो उससे भी ज़्यादा पस्ती में चले गए। आप मिसालें आप देना शुरू करूं तो शायद पता नहीं आपके कितने प्रोग्राम हो जाएं। अमेरिका में खड़े होकर वो कहते हैं, अमेरिका कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि, और हाथ पे मुंह रखे जिस तरह बच्चा 5 साल का करता है। मैं उस जलसे में मौजूद था कि नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी, बिल्कुल ऐसे मैं उस जलसे में मौजूद था। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंतहाई फ़िक्र गेज़ और दिलचस्प जो सियासी गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी रहेगा। फैसल सालेह हयात साहब के साथ एक्सक्लूसिव।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हमारे साथ आज खुसूसी तौर पर गुफ्तगू में शरीक हैं सैयद फैसल सालेयात साहब। नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, इंतहाई सीनियर सियासी रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। कुछ ये बताइए कि ये जो रुखसत होने वाली हुकूमत है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब थे, पंजाब में तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ होती रही, असम्बली बर्खास्त हो गई, लेकिन मेन जो सेंटर में गवर्नमेंट रही, आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी शरीक थी, शुरू में बड़े इख्तलाफात आए कि जी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट है, हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे, चैलेंजेस बहुत थे। तो अब 16 माह की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं कि इन कोलिशन गवर्नमेंट ने कुछ डिलीवर किया, कीपिंग इन व्यू दी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजेस पाकिस्तान इज़ फेसिंग? मौशी बहरान था और उसके अलावा सिक्योरिटी के इशूज़, फॉरेन पॉलिसी के इशूज़, और ये तमाम तर इंतहाई संगीन मामला थे, और फिर इतने सारे इत्तेहादियों के साथ चलना, तो कैसी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही? मतीन साहब, कभी भी जी कोalition गवर्नमेंट को चलाना कभी भी आसान काम नहीं है। और मैं ये अपने तजर्बे की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ, और अपने जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा रहा है इतने पिछले अरसे में, उसके हवाले से भी मैं ये बात करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे 16 महीने पहले 13 जमातों की कोalition गवर्नमेंट थी। जब कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बने या लॉन्ग टर्म के लिए बने, जी, एक जो सियासी प्रिंसिपल्स हैं, हर पार्टी ने अपने लिए मैक्सिमम पॉलिटिकल बेनिफिट्स गेन करने की कोशिश करनी होती है। तो वो एक किस्म की सेमी रस्साकशी का माहौल तो एक चलता रहता है साथ साथ उस हवाले से। अच्छा, उसके साथ एक तो आपने इसको मैनेज करना है, आपने वो एक बड़ी टाइट रोप वॉकिंग करनी होती है कि कोई नाराज़ ना हो जाए आपका सियासी एलाई, और ख़ास तौर पे जब आप एक बड़े वो थिन मार्जिन के साथ आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है। फिर दूसरा, जब आपके इकोनॉमिक कंडीशंस जो आपने जो इनहेरिट की होती हैं, जो आपके विरसे में मिले होते हैं, वो इतनी अबतर हों। अभी सारी दुनिया जानती है कि अप्रैल 2022 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था कोई $15 बिलियन के करीब। अब करंट अकाउंट डेफिसिट आम लोगों तो नहीं समझते इसको, लेकिन एक सीधी सी बात है कि हमारी इंपोर्ट्स उतनी बहुत ज़्यादा थी, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं थी। तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो आपको जिसका इम्पैक्ट जो है वो लामाला आपकी लोकल इकॉनमी पड़ता है, आपकी रोज़मर्रा की अशिया पे पड़ता है, आपकी जो डेली कंजम्पशन की जो चीज़ें हम घर में खाना पीना है, ट्रांसपोर्ट है और चीज़ें उन पे पड़ता है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से प्रेशर पड़ता है, आपका जो रुपया वो कमज़ोर होता है। आपका रुपया जब कमज़ोर होता है तो लामाला हर चीज़ जो है महंगी होनी शुरू हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो बाहर से आती है वो हमारी ऑयल्स हैं, उनकी इंपोर्ट जो है वो महंगी होगी, तो इम्पैक्ट वो सारा अवाम पे पड़ेगा ना जी। तो ये किसी सूरत भी आइडियल सिचुएशन नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहूँगा कि इन 16 महीने में पीडीएम गवर्नमेंट ने इंतहाई मुखलसाना कोशिशें की हैं कि हम इकॉनमी को किस तरह अफ्लोट रखें। और सबसे बढ़ के आपको खुद वतीन साहब याद होगा जब इन्होंने टेक ओवर गवर्नमेंट की थी, एक सबसे बड़ा जो ख़तरा पाकिस्तान के सर पे था उसका वो था कि हम कहीं खुदा न खासा डिफॉल्ट ना हो जाए। सबसे बड़ा चैलेंज जो हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा था जी। तो अब उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बंदोबस्त करना, उसके लिए जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जो माजी में भी हमारे साथ खड़े रहे हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करना। एक ज़हन में बात याद रखिएगा यहाँ पे जी कि पीटीआई की हुकूमत में 3.5 पौने 4 साल सिर्फ उन्होंने इकॉनमी और सियासत को और हमारे माशरे को तबाह नहीं किया, बल्कि हमारे बाहर के दुनिया के साथ ताल्लुकात को भी तबाह किया उन्होंने। फॉरेन रिलेशंस, चाहे अमेरिका हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, जो भी हो आप कह लें इनको, उसकी स्टोरियाँ आप पिछले इतने अरसे से सुनते रहे हैं। अब उसको वापस ट्रैक पे लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो मेरे ख्याल में अगर मुझसे अगर आप पूछें तो आइडियल हालात तो कभी भी नहीं होते। महंगाई ने आवाम का जीना जो है वो बहुत मुश्किल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने और पीडीएम की गवर्नमेंट ने, जिसमें लामाला आसिफ ज़रदारी साहब की उनको
हर वक्त की रहनुमाई उनको सपोर्ट, रहनुमाई, गाइडेंस सब उसके साथ मिलकर, बिल्कुल, क्योंकि देखें आसिफ ज़रदारी साहब एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और ये उसकी वजह से उन्होंने इस जो मुश्किल हालात से मुल्क को निकाला। इसमें कोई शक की बात नहीं, महंगाई आज एक मैसिव महंगाई है यहाँ पे, आवाम का जीना जो है वो दो बार हो चुका है। लेकिन अगर आप बड़े मसले देखें, अगर हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाते तो आज जो महंगाई, जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा महंगाई है या कमर तोड़ महंगाई है, इससे ज़्यादा पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे हो जाना था। इसलिए मैं समझता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत का जो ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूँ इन हालात में, क्योंकि हर चीज़ होती है वो विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होती है जी, किसी न किसी हवाले से। उस हवाले से मैं समझता हूँ वो अगर अच्छी नहीं तो कम से कम सेटिस्फैक्ट्री ज़रूर रही है जी। फैसल साहब साहब, एक इंतहाई अहम नुकता है जो एकेडमिकली भी पॉलिटिकली भी बहुत उसका जिक्र किया जाता है, और हम माजी में देखें तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो हों जब वो बरसर इक़्तिदार थीं, या आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, सिविल मिलिट्री रिलेशंस कितने अहम हैं और ये क्यों अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते हैं? क्या आप समझते हैं कि एक आइडियल सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? एक वज़ीर आज़म कैसे इस चीज़ को बरकरार रखा जा सकता है ताकि स्मूथली निज़ाम हुकूमत भी चलता रहे और उनके साथ इस इंतहाई अहम इदारे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी चलती रहे? आपका ये एक बहुत ही अहम सवाल है जी, और अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको जितना जी, मैं शॉर्ट हैंड में या बोल सकूं मैं बात करूंगा इख्तिसार के साथ। हमारी 76 साल तारीख में, जी प्लीज़। हमारी 76 साल तारीख में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, बिल्कुल, डायरेक्टली भी रहा है और इनडायरेक्टली भी रहा है। देखें, अब किसी को पसंद हो, हम उसमें एकेडमिक डिस्कशन करते रहें कि जी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है मतीन साहब कि रोल है, हम कहने को एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, लेकिन हमारे इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत अरसे से एक सिक्योरिटी स्टेट भी रहा है। और आप ख़ास तौर पे आप देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे जो 79 में जो वहाँ पे जो शुरू हुआ क्राइसिस, हाँ, इंडिया के साथ हमारा एक परपेचुअली ना खत्म होने वाला 49 से हमारा सिलसिला चला आ रहा है, ना खत्म होने वाला, वो चला आ रहा है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान की जो फौज है उसका एक बड़ा एक गहरा अमल दखल हमारी पॉलिसीज में रहा है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं। मैं आपको ये अर्ज करना चलूँ, वेरी गुड, आप देखें, मैं अमेरिका की आपको मिसाल लेता हूँ जी, और मैंने उनके साथ डिस्कशन भी की अमेरिका के जो टॉप के जो लीडरशिप, वहाँ जब मैं मुख्तलिफ हुकूमतों में रहा हूँ, उहदों में रहा हूँ, वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो डेली वो जो लेते हैं ना जी ब्रीफिंग, उसमें डेली ब्रीफिंग जो डायरेक्टर CIA, डायरेक्टर FBI होते हैं, वहाँ पे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो उनके हैं, उनसे भी डायरेक्ट वो डेली ब्रीफिंग लेते हैं वहाँ पे वो। इसका मतलब ये है कि उनके जो इनपुट है उसमें आती है। तो हमारी जो आर्मी है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसका इनपुट हमारी पॉलिसीज़ में, ख़ास तौर पर हमारी इंटरनल पॉलिसी में, और हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें उनका हर कीमत में, मैं समझता हूँ उनका रोल बनता है, उनका होना चाहिए। इसमें कोई अपॉलोजेटिक होने की बात नहीं है, इसमें किसी को कोई वो अना का मसला बनाने की बात नहीं है, बट ये इसमें होना चाहिए इसमें, क्योंकि वो इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं हमारे दिफा में, और हमारी जो इंटेग्रिटी हमारे मुल्क की, और सबसे बढ़ के हमारी जो सॉवरेनिटी है हमारी। हम तो कहने को तो हम कहते हैं ना सॉवरेन है। अब छोटी सी मिसाल, आपने ब्रेक में जाना है, मैं छोटी सी बात करूं, मुझे अतीर साहब ये बताइए, पार्लियामेंट कहने को सॉवरेन है, सुप्रीम है, कहाँ गई उनकी सॉवरेनिटी और सुप्रीमेसी? जो उनके जो बिल पास किए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिए। वेयर इज दैट सुप्रीमेसी? इस नुक्ते पे ब्रेक के बाद बात करेंगे। इस नुक्ते बड़ा हम आपने नुक्ता सवाल बल्कि किया, इस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम बात करेंगे पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदीद और शरीक गुफ्तगू हैं सैयद फैसल साले हयात साहब। फैसल साले हयात साहब, ब्रेक पे जाने से कबल आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया। ये सवाल हम ज़रूर आपसे भी पूछना चाहते हैं और इस पे यकीनी जो आपका जवाब होगा वो बहुत सारे देखने वाले जानना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट बेतौकीर क्यों हो गई? अभी जिन बिलों का आपने जिक्र किया, जिन
तरमीम का आपने जिक्र किया। बाज़ तरमीम ऐसी भी हैं जो 8 से 10 अरकान कौमी असम्बली की मौजूदगी में पास हो गई। तो पार्लियामेंट तो हम रेफरेंस देते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स का, कांग्रेस का, हम दुनिया की बड़ी बड़ी पार्लियामान जहाँ पे आपके बड़े बड़े रियासती इदारे आके उनकी कायमा कमेटियों में जवाबदेह होते हैं, और हमारी पार्लियामेंट में तो कोरम ही पूरा नहीं होता। वो सिर्फ हाजिरी लगती है अपने TA DA पूरे करने, येस करके बिल इस तरह पास हो जाते हैं। और जिस तरह अभी पार्लियामेंट बर्खास्त होने से पहले जो कानून साजी की वो आपके सामने, और आपने बताया जिस तरह, बल्कि ये सब मीडिया में आ चुका है, वो तमाम तर कवानीन ऐवान सदर ने वापस भिजवा दिए। तो परफॉर्मेंस ऑफ पार्लियामेंट, फैसल साहब। मतीन साहब, आपने खुद अभी कुछ बातों का खुद जिक्र कर दिया कि पार्लियामेंट की कमज़ोरी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें की कुछ वजूहात। उस हवाले से बात यह है, हमारा ये जो एक लार्जर क्वेश्चन जो है ना, हमारा ये सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम में वीक क्यों है जी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो पॉलिटिकल इदारे हैं, जो आइनी इदारे हैं, जिसमें पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है, वो खुद एक इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं, और उसमें उन्होंने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश ही नहीं की। आपने अभी जिक्र किया और मैं आपकी बात की तायद करूँगा, जहाँ मेम्बरान का सिर्फ मकसद हो आना, हाजिर लगवाना और अपने काम करवा के या अपने अलाउंसेस लेके वो चले जाना, तो आप उस इदारे से क्या तवक्को रखते हैं? जिस इदारे को आपने मुकान्ना का दर्जा दिया हुआ है लेजिस्लेचर का, वहाँ तो आपको एक हार्ड कोर आपको ये चाहिए 340-42 जो आपके MNAs हैं, 342 प्लस 100 प्लस आपके 105 जो आपके सेनेटर्स हैं। हार्ड कोर आपको एक एक बंदा चाहिए, आपको चाहिए जो कि कानून साजी के ऊपर उनको महारत होनी चाहिए। अगर महारत नहीं भी है ना, तो कम से कम मेहनत करें, सीखें, काम पार्टिसिपेट करें। लेकिन जब उनका मकसद कुछ और होगा, जब उनका मकसद कानून साजी होगा ही नहीं, जब उनका मकसद और चीज़ें होंगी, तो फिर यही हाल होगा। फिर पार्लियामेंट जो है अपना काम करने से कासिर रहेंगी। कोई दीगर इदारे जो हैं स्टेट के, वो उसको सीरियसली नहीं लेंगे जब अपना। और एक और जो बात है, आप खुद जानते हैं, एक कानून कुदरत भी है कि जब एक चीज़ अपनी जगह से नीचे आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ जो है वो कभी वैक्यूम नहीं रहता, वो उसकी जगह पूर कर देती है। तो कभी पार्लियामेंट की जगह सुप्रीम कोर्ट ले लेती है, कभी पार्लियामेंट की जो जगह है वो और एक्स्ट्रा जुडिशियल फोरम ले लेते हैं, ऐवान सदर में हो जाता है हमारा अपना, हम ऐवान सदर ले लेते हैं। तो ये वजह उसकी सबसे बड़ी है। फिर हमारी उसके साथ ही हमारी मुंसलिक हमारी सियासी जमातें, हमारी सियासी जमातों का स्ट्रक्चर खुद बड़ा वीक है। उनमें उस किस्म की डेमोक्रेसी जिस तरह की होनी चाहिए, हम अक्सर बात करते रहते हैं वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की, उस तरह का सिस्टम वहाँ पे नहीं है। उसमें मैच्योरिटी आनी चाहिए, उसमें पायदारी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए जब तक पार्लियामेंट में हम खुद उसमें, मैं अपने आप को खुद शामिल करता हूँ, हम खुद जब तक हम उसको सीरियसली लेजिस्लेचर के तौर पे नहीं लेंगे, तो हमारी पार्लियामेंट जो है वो बेवकूफ़ रहेगी, बेतौकीर रहेगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बस वो इस तरह होगा, हम जाएंगे आएंगे, तकरीरें करके आ जाएंगे, तकरीरों का कोई फ़ायदा कोई नहीं होगा, रेजोल्यूशन पास करेंगे, उन रेजोल्यूशंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, एक्सरसाइज की जाएंगी यहाँ पे। जी फैसल साहब, वक्त कम है तो आपसे एक दो सवालात क्विकली करूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जहाँ जहाँ सवाल ये आता है कि क्या पाकिस्तान में ये करप्शन, बदनवानी ख़त्म होगी? आप क्या समझते हैं? जब हम इंतखाबी पार्टीज़ के मंशूर सामने आते हैं, उसमें बहुत कम पार्टीज़ हैं जो खुल के इसके ऊपर बात करती हैं, और PTI ने तो वोट इसी के ऊपर लिया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकी। तो क्या आप समझते हैं कि बदनवानी यानी करप्शन पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है और सियासी जमातों को इससे निपटना चाहिए, कोई कंक्रीट पॉलिसी देनी चाहिए? मतीन साहब, करप्शन ख़त्म आप कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। दुनिया भर में, इस तरह पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में करप्शन जो है उसको वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जी। ट्रू। हम तो हमारी छोटी इकॉनमीज हैं, हमारा तो छोटा साइज़ है, पीस ऑफ केक हमारा छोटा है। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, अमेरिका ने तकरीबन $2 ट्रिलियन, अब मुझे नहीं पता वो कितने सिफर उसके आगे लगते हैं, अफगानिस्तान में सिर्फ खर्च किए हैं। और इसमें भी बहुत वहाँ पे कहा जाता है कि उससे $2 ट्रिलियन
$2 ट्रिलियन में से $1.5 ट्रिलियन उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस में ले लिया। सो हम इसको अपने अपने अच्छे गवर्नेंस से इसको हम कम ज़रूर कर सकते हैं, आवाम को हम फ़ायदा दे सकते हैं। आपने पीटीआई का हवाला दिया, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने ये इमरान खान ने कहा था कि मैं बाकी करप्ट है, मैं सबको मैं अंदर कर दूंगा, मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा। और 3.5 साल में जितनी करप्शन पीटीआई ने की है, मेरे ख्याल में अभी स्टोरीज आपके सामने आ रही हैं, अगले पिछले सब रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिए उस हवाले से। तो इसलिए अच्छे गवर्नेंस और अपने सिस्टम्स को हमें स्ट्रीमलाइन करना होगा। सिस्टम्स हमारे मजबूत होंगे तो हम करप्शन को कम कर सकते हैं, गवर्नेंस बेहतर करने के हवाले से अवाम को ज़्यादा हम रिलीफ दे सकते हैं। हम मेरिट को आगे लेके आएँ, ट्रांसपेरेंसी करें, शफाफियत लेके आएँ। हमारे यहाँ शफाफियत होती नहीं है और इसमें तमाम इदारे जो हैं हमारे स्टेट ऑर्गन जो तीनों हैं, उन तीनों का इसमें अपना अपना एक बड़ा कलीदी उनका रोल होगा इसमें। आखिरी जुमले, चंद सेकंड है बाकी। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हमेशा हम देखते हैं कि इंतखाबात में ये हवा में चला जाता है। इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने इसे ज़रा सख्त बनाया, तो कितना अहम है कोड ऑफ कंडक्ट? आप समझते हैं इस पर अमल दरामद होगा इंतखाबात में? कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा के अमल दरामद अगर नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा केओस पैदा होगा, अफरा तफरी पैदा होगी। इलेक्शन कमीशन में बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं और मेरी भी और हमारे सारे आवाम की तवक्को है कि वो इसको मन पूरी सख्ती के साथ और ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें सूबाई हुकूमतों का बहुत बड़ा रोल है, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इस कोड ऑफ कंडक्ट को मन इस पर अमल दरामद करवाएं। और इसमें अगर छोटी सी भी कोई भी लर्जिश हो उसको हैवी हैंडेडनेस से पूरे कानून की पूरी गिरफ्त के उस पर लेके आए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप देखेंगे खुदा न खास्ता इलेक्शन में बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे, अमन अमान का बहुत बड़ा रोल, बहुत मसाइल पैदा होंगे और बड़ी शायद खुदा ना करे कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी। जी बहुत शुक्रिया सैयद फैसल साले हयात साहब, बड़े अहम और फिक्र अंगेज नुकात के ऊपर रोशनी डाली। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।